नमस्कार, एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर। जिस तरह से बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अभी जम्मू का बना हुआ है सरोड टोल प्लाजा। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जम्मू में कई अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर्स को लेकर। और इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुकुंद लाल शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर के जाने माने डॉक्टर हैं, उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, सरोड टोल प्लाजा ऊपर के राय है थोड़ी कि मतलब सरोड टोल प्लाजा जड़ा है वो हटना चाहता कि नहीं हटना चाहता? देखो जी, ऐसा है कि जो टोल प्लाज़ा है, मेरे ख्याल में इस पे इन दो लफ्ज़ों में जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक तो डेवलपमेंट और दूसरी लोगों की माली हालत भी देखनी पड़ती है, और जो प्रेजेंट कंडीशन है सड़कों की वो भी देखनी पड़ती है, और जो फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही हैं वो भी देखनी पड़ती हैं। तो जहाँ तक तो डेवलपमेंट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं, और फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। लोगों का टाइम जो है वो कट शार्ट हो रहा है। लोग आज तक टोल प्लाज़ा पे टोल देते भी आए हैं, लेकिन रिजेंटमेंट भी लोगों में बहुत रही है इसमें, क्योंकि ये टैक्स पेयर का मनी है। ये पैसा जो है ये लोगों का खर्च होता है डेवलपमेंट में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो अभी हाल में जो मुद्दा बना है, ये कुछ इसका अगली सा टर्न हो गया है, और इसमें कुछ तो एक वो अड़ने वाली बात आ गई है, और दूसरी जो है ईगो वाली बात आ गई है, और तीसरा कुछ लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि कहते हैं कि जितने भी जम्मू में हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी यूटीज़ हैं, उनमें किसी भी यूटी में टोल टैक्स नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर को जब ये हमारे 370 का विलय हो गया, 370 जो अबरोगेट कर दिया हमने, तो इसका टोल का कोई जवाजियत नहीं बनती है अगर इसको हमारे देश के साथ कंपेयर किया जाए तो। एक नंबर दो, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है रखा हुआ उन्होंने कि 60 किलोमीटर या 72 किलोमीटर, तो उसके अंदर टोल प्लाज़ा नहीं लग सकता। लेकिन उसके बावजूद भी वो डिस्टेंस कम होते हुए भी ये टोल प्लाज़ा लगा हुआ है, बहुत कम डिस्टेंस पे लगा हुआ है। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि आजकल जो यहाँ से हम जम्मू से चलते थे तो लखनपुर पहुँच जाते थे 1.5 घंटे में। आजकल वही डिस्टेंस जो है वो मेरे ख्याल में 3, साढ़े 3, 4 घंटे भी लगते हैं लोगों को। सड़क टूटी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि सड़क बन रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि हमें राहत कोई नहीं मिली है। हमारा गाड़ी का वियर एंड टीयर ज़्यादा हो रहा है, हमारा डीजल पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, हमारा समय ज़्यादा लग रहा है, हमें टार्चर ज़्यादा हो रहा है, तो फिर किस बात का टोल देना। तो मुझे ये लगता है कि हमें ये मिल जुल के बात करनी चाहिए, और इस बात पे बैठ के बात हो सकती थी। और इसलिए मुझे लगता है कि टेम्पर हाई होते गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी साइड पे अड़ी रही, और लोगों ने भी कह दिया कि ये मसला जेन्युइन भी है। तो ये मेरा ख्याल में बैठ के बात भी हो सकती थी। आश्वासन भी दिए गए कि ये हो जाएगा, लेकिन आश्वासन पूरे नहीं हुए। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग भी आए, उन्होंने भी आके यहाँ पे कहा कि शायद वो कुछ नहीं कर सकते। अभी भी लोगों को उम्मीद लगी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये एक किस्म के साथ वो एक स्टैंड स्टिल पोजीशन बना के और अकड़ के खड़े हो जाने की वजह से दोनों साइडों से ये ठीक नहीं है। और जब जनता में रोष होता है तो फिर जनता को ओपिनियन, मुझे लगता है इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जनता की आवाज़ जो है सुनी जानी चाहिए, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि जनता जनार्दन है। जनता जो है सिंहासन पे लोगों को बिठाती है, जनता सिंहासन से लोगों को गिराती है। तो फिर मुझे लगता है कि जनता को फेयर डील भी मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात सही है, बहुत अच्छा हुआ कि जो प्रोटेस्ट भी हुआ वो हक है डेमोक्रेसी में सबका करने का, लेकिन वायलेंस कहीं नहीं हुई। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने साथ दिया, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट किया। और कुछ ज़्यादतियाँ हुई एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से कि उनको उठा के ले गए, अरेस्ट कर दिया गया, फिर दूसरे दिन छोड़ दिए गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बातें प्यार से
प्रेम से बैठ के होनी चाहिए। इसमें कोई ईगो बनाने वाली कोई बात नहीं है, लॉजिक पे डिस्कस होना चाहिए। युवा राजपूत सभा की तरफ से ये पूरा प्रदर्शन किया गया, पहले उनकी तरफ से आवाज़ भी उठाई गई, अल्टीमेट टाइम भी दिया गया सरकार को कि आप हमें जो है वो जवाब दीजिए। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, प्रदर्शन अभी भी लगातार जो है वो चल रहे हैं। कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जम्मू बंद हुआ, चैम्बर ने कॉल दी, ट्रांसपोर्टर्स ने वक्री कॉल दी, लेकिन उसके बाद अब लगभग 4 से 5 दिन का टाइम दिया गया है और कहा गया है कि दिल्ली में जाकर एक हाई लेवल मीटिंग की जाएगी। क्या लगता है इस हाई लेवल मीटिंग से कुछ असर होगा स्लो टोल प्लाजा को? देखो, मेरे ख्याल में ये तो पहली बात ये है कि ट्रांसपोर्टर्स भी साथ में आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले भी साथ में आए, बिजनेसमैन भी साथ में आए और शॉपकीपर्स भी साथ में आए, आम जनता भी साथ में आई और सब लोगों ने साथ दिया। ये वेयर हाउस वाले भी साथ में आए। तो मुझे लगता है कि अगर इन्होंने आश्वासन दिया है और वो वहाँ जो मीटिंग हो रही है दिल्ली हाई लेवल मीटिंग या जो भी होगी, तो मुझे लगता है उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोगों को नुकसान ना हो। मेरे ख्याल में कोई सरकार नहीं चाहेगी कि लोगों को नुकसान हो और लोग भी नहीं चाहेंगे कि सरकार से खाम में डिमांडें जो हैं अननेसेसरी डिमांड्स की जाएं। देखो, मेरा ये मानना है कि जब आप एक सरकार 5 साल के लिए चुनते हो तो आप लोगों को भी ये वेट करना चाहिए कि उनको वक्त दो काम करने के लिए, क्योंकि आजकल एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है कि काम रोको। हमारे में अभी भी वो प्री पार्टीशन जो हैंगओवर चल रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हम हिंदुस्तानी थे, हम सिविल डिसोबीडियंस करते थे कि काम रोको, ताकि काम रुके और कोई हमारी बात सुने। आजकल वो नहीं है, हम किसी के अंडर नहीं है, हमारी अपनी हुकूमत है, हमारे अपने नुमाइंदे हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो हमें वर्क को स्टैंड स्टिल करके लीडर नहीं बनना है, हमें लीडर बनना है उस हिसाब से कि जनता का जहाँ वेलफेयर हो, लोगों का जहाँ पे फ़ायदा हो, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट लेकर नहीं बनना है। तो मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को दिमाग में रखा जाए कि जो देश को रोकेगा वो नेता नहीं होगा, जो देश को चलाएगा, देश को दौड़ाएगा, वो नेता होगा। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट रखता हूँ कि एक जो नेता होता है वो सोचता है कि मैंने अगला इलेक्शन जीतना है, उससे अगला इलेक्शन जीतना है, लेकिन एक लीडर होता है वो एक जनरेशन के बारे में सोचता है, नस्लों के बारे में सोचता है कि मैंने आगे क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में नेता कम हों, लीडर ज़्यादा हों, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों में सूझबूझ है, बहुत अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई इसका हल निकलेगा और सब लोग खुश रहेंगे। सर, अब बात करेंगे स्मार्ट मीटर्स को लेकर। स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो जम्मू में लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन भी किया जा रहे हैं और इसी बीच गवर्नर साहब का एक बयान आया कि अगर आप आईफोन चला सकते हो, 5G डाटा यूज़ कर सकते हो, तो आप प्रीपेड और पोस्टपेड और स्मार्ट मीटर जो है वो क्यों नहीं लगवा सकते? इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें सवाल अफोर्डेबिलिटी का नहीं है। देखो, कई चीज़ें जो हैं वो हमें मांगने पे भी नहीं मिलती। जैसे कि लोग चाहते हैं कि जो मीटर है वो जेन्युइन हो। कोई नहीं कहता कि स्मार्ट मीटर ना हो, लेकिन सवाल लोगों का ये था कि स्मार्ट मीटर अब क्यों, पहले मीटर में क्या नुक्स है। पहली बात तो ये है, क्योंकि जो पहला मीटर बना था तो मेरे ख्याल में, अगर मेरा अंदाज़ा सही है, तो मेरे ख्याल है 1700-1800 करोड़ रुपये लगा था, तो वो मीटर लगाया गया। उसको भी अभी 3 से 4 साल ही हुए हैं। 3 से 4 साल हुए हैं। तो अगर हमने उसको कंडेम किया है तो उन लोगों के अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ है जिन लोगों ने वो लाए थे और उनको क्या सज़ा मिली? पैसा तो टैक्स पेयर का चला गया। अब दूसरा ये है कि अगर आपको यकीन नहीं है लोगों पे कि ठीक है जी, लोग हेरा फेरी करते थे, अब स्मार्ट मीटर अगर लगने लगे हैं तो स्मार्ट मीटर को आपने खंभे पे लगा दिया, अब वहाँ पे चेक कौन करेगा? और इंडिविजुअली जाके जब आप किसी के सामने बात करो तो कोई सुनता नहीं है। तो इसलिए लोगों को मेरे ख्याल से जहनीत में ये नहीं है कि कोई आदमी मीटर के पैसे नहीं देना चाहता, बिजली के पैसे नहीं देना चाहता। हम भी चाहते हैं कि मुफ्त में रेडियो ना बांटी जाएं। लेकिन सर, इसी में एक सवाल ये भी उठता है कि जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा की जाती है, बाहरी स्टेट्स में बिजली जो है वो पहुंचाई जाती है, लेकिन जम्मू के लोगों का बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, किसी का 10 लाख आ रहा है, किसी का 70 लाख रुपए बिल आ रहा है। तो क्या इस पर भी रोशनी डालनी चाहिए सरकार को? मैं कहता हूं कि आनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जी पुराने बिल जो हैं वो पेंडिंग हैं, उसके ऊपर शायद इस वजह से बिल ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन पुराने बिल पेंडिंग क्यों थे, और अगर पेंडिंग थे, अगर कोई उसमें हेराफेरी करता था तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? और अब अगर स्मार्ट मीटर हैं तो अगर लोगों का मीटर लगा हुआ है, मैंने अभी रिसेंटली कोई मुझे सुना रहा था कि 2 मीटर लगाए गए हैं। एक जो ओरिजिनल जो पहले मेरे मीटर हैं वो अगर दिखाता है रीडिंग 20 यूनिट एक दिन में, तो ये दूसरा जो है वो 52 यूनिट्स दिखाता है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके लोगों का फेथ जो है उसको शेक मत होने दो।
उनके उनके जो उनका जो यकीन है आपके ऊपर, जो आपके ऊपर फेथ करके जिन्होंने आप लोगों को यहाँ लाया है और जिनकी वजह से आपकी सरकार चल रही है और आप सरकार चलाते हो और लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स देने के लिए तैयार हैं, बिजली का बिल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नाजायज़ किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है ये कंपैरिजन कोई ठीक नहीं है कि कोई आईफोन लगा रहा है या कुछ कर रहा है, क्योंकि तरक्की हो रही है, लोग कर रहे हैं, वो अपनी बचत से करके ले रहा है, अपनी फैसिलिटी से ले रहा है, तो या तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, नहीं होने चाहिए। लेकिन गवर्नर साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला निवासी नहीं हूँ, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और उनकी पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँगा कि पूरी उम्र जो है वो याद रखेंगे कि मनोज सिन्हा साहब जो है वो यहाँ पर आए थे। देखो, ऐसा है कि मैं तो चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने जो कहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात कहता हूँ, कही उन्होंने कि, और मैं चाहता हूँ कि भगवान करे कि वो ऐसा काम करके जाएं कि वो लोग उनको हमेशा याद रखें और वो लोगों के दिलों में रहें। वो जैसे एक छोटा सा शेर है कि उतरने और उतरने में बस सिर्फ फ़र्क है इतना, किसी का दिल में उतर जाना, किसी का दिल से उतर जाना। तो मैं चाहता हूँ कि वो दिल में उतर जाएं, दिल से ना उतर जाएं। सर, अब एक और सवाल रहेगा आपसे। जिस तरह से बात की जाए तो जगह जगह पर प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं, चाहे वो डेली वेजेस कर रहे हो, चाहे वो पीटी डिपार्टमेंट के कर रहे हो, पीएचई के डेली वेजेस कर रहे हो, लेकिन इस बीच में जो है कहा जाता है कि ये पुरानी सरकारों का पाप है। तो क्या जो नई सरकार है, 10 साल से सरकार चल रही है, तो क्या इस सरकार ने कुछ सोचा नहीं उनके लिए? देखिए, ऐसा है कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते। ये जो 10 साल से जो सरकार चल रही है, हिंदुस्तान में जितने काम हुए हैं, जितनी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जितनी डेवलपमेंट हुई है और जितना हमारे देश ने तरक्की की है, आप इसी बात को देखो कि हम लोग थे जिनको कि लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते थे, हम लोगों ने कोरोना में वैक्सीन बना के दुनिया के कितने देशों को दी। लेकिन अफसोस ये है कि उसी वैक्सीन को बाहर बड़े लोगों ने सराहना की, हमारे अपने लोगों ने उसको दुकार दिया, किसी का कोई नाम लेके, कोई नाम लेके। और दूसरी बात ये है कि काम बहुत हुए हैं, मैं ये नहीं कहता, और सरकारें हमेशा हर आदमी किसी 16 कला संपूर्ण को होता नहीं है, हर एक में कोई ना कोई कमियां होती हैं, लेकिन हमने जो सरकार ने काम किए हैं हमें वो अप्रिशिएट करने पड़ेंगे। अब मलेरिया किसी को होता है तो उसको कनेन खिलानी पड़ती है, कनेन कड़वी होती है लेकिन मलेरिया ठीक करती है, ठीक है ना। तो इसलिए बिटर पिल जो है वो कभी मिलती है, लेकिन वो बिटर पिल इस हद तक ना हो जाए। देखो, आप गुलेल होती है ना एक, अगर आप गुलेल को खींचते हो तो जितनी पीछे खींचोगे उतना पीछे जाएगी, उतनी फोर्स के आगे जाके पत्थर लगेगा, लेकिन उसको इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए। वो एक लॉ होता है, उस लॉ को मेंटेन रखना चाहिए। तो काम जो लोगों ने किए हैं, सरकारों ने किए हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक ही सरकार ने काम किए, सारे सरकारों का कुमुलेटिव काम है ये, लेकिन ख़ास करके जो पिछले 8-9 साल से सेंटर में सरकार है इसने किया है। लेकिन हमारा जो सत्यानाश जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? जातिवाद पे हो रहा है, क्षेत्रीयवाद पे हो रहा है जिसको हम रीजनलिज्म कहते हैं, और भाषा पे हो रहा है, रीजनल लैंग्वेज पे हो रहा है। हम लोग लैंग्वेज पे, क्षेत्रवाद पे और भाषावाद पे और लैंग्वेज पे हम लोगों को बांट के, और हम सिर्फ ये जुगलरी कर रहे हैं कि एक आदमी डुगडुगी भी जाके तो ज़्यादा लोग इकट्ठे करेगा। अब अभी देखो ये बंधन बना। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हमने कहा कि आजकल INDIA बना हुआ है ना। अब इसको लोगों को क्या कंफ्यूज किया जा रहा है कि जो आदमी INDIA को क्रिटिसाइज करेगा वो इंडिया को क्रिटिसाइज करेगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज INDIA इज़ नॉट इंडिया, इट इज़ I.N.D.I.A, क्योंकि USA जो है ना वो USA नहीं है, वो USA है। UAE जो है ना वो UAE नहीं है, वो UAE है। UK जो है ना वो यूक नहीं है, वो UK है। USSR जो है वो USSR नहीं है, वो USSR है। तो ये कैसे इंडिया बन गया? तो ये लोगों को भ्रम फैलाना, लोगों को एक किस्म की गलतफहमी में फैलाना, और ये कहना है कि जी जो लोग बात कर रहे हैं इस गठबंधन के खिलाफ तो वो इंडिया के खिलाफ हैं, ये सबसे बड़ी डिससर्विस है। और ये मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग देशभक्त हों, नेशनलिस्ट हों, देश के प्रति उनका जो सेल्फ है वो लास्ट होना चाहिए, पार्टी सेकंड होनी चाहिए, और जो है देश वो सर्वप्रिय होना चाहिए। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं सियासतदानों से, पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे बंदे चुन के
संसद में भेजो, विधानसभा में भेजो, ताकि कल को अगर कैंडिडेट हार जाए तो पार्टी हारेगी तो देश नहीं हारेगा। अच्छे बंदे होंगे। मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअल हारता है तो हार जाए, पार्टी हारती है तो हार जाए, देश ना हारे। हमारा देश का झंडा जो है वो बुलंद रहे। और आज हमारे देश की हर जगह जय जयकार हो रही है। हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो हमारे झंडे लेके दुश्मन देशों से जहाँ लड़ाइयाँ लगी हुई हैं वहाँ से हमारे झंडे दिखा के निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है चंद्रयान पे हम लोगों ने सेफ लैंडिंग की है। जी, हमारा आदित्य L1 जो है वो अभी किया है, हमने उसको शुरुआत की है उसकी। तो मुझे लगता है उससे हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो हम बहुत लोग चंदा मामा दूर के बदले अब चंदा मामा टूर के बनने को जा रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है हम लोगों के लिए। तो हमें लोगों को उलझाना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ तार जोड़ने चाहिए, हमें पुल बनाने चाहिए ताकि लोग जुड़ सकें। हमें दीवारें खड़ी नहीं करनी चाहिए कि हम दिल जो हैं उनको ख़त्म कर दें। तो एक रिश्ते जो बनाने के लिए तो मैं चाहता हूं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जम्मू का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे कि हिंदुस्तान के किसी हिस्से का हो, दुनिया में कहीं भी रहने वाला है, वो इंसान जो है ना, वो इंसान जो है सबसे बड़ा ज़रूरी है। और हमें इंसान बनना है। हमारे ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं। खून का रंग हमेशा लाल होता है, वो किसी का रंग अलग नहीं हुआ। ब्लड ग्रुप भी सारी दुनिया में वही हैं। रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, जो आपने मेरे से बात की, लोग कहते हैं कि जी जो अब गठबंधन है, जो मैं किसी सियासी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ये भी नहीं कह सकता कि मैं सियासी नहीं हूँ, क्योंकि मैं वोट कास्ट करता हूँ। जब मैं वोट कास्ट करता हूँ तो मेरी कोई आइडियोलॉजी होती है, मेरे दिमाग में होता है, इसलिए मैं सियासत के मैं इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये डिवाइड करके उसको ख़त्म मत करो, इन देश को सर्वोपरि रख के तो वो काम करो। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही चलना चाहिए। और मेरी सबसे यही कामना है कि देश लोगों को डिवाइड करने के बदले उनको इकट्ठा करो अगर हमने तरक्की करनी है तो। और वो अकेला नहीं कर सकता कोई, जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं कर सकती अकेली कुछ, जनता भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। सबके साथ सबका विकास। ये बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, और साथ लेके चलना पड़ेगा और तभी तरक्की होगी। और दूसरी बात यह है कि मजहब को जो है उसको आप सियासत के साथ मत इंक्लूड करो। धर्म जो है, हर एक आदमी का धर्म सर्वप्रिय है, अपने अपने धर्म की सारी इज्जत करो। लेकिन आजकल एक फैशन बन गया है कि जी आप सनातन को, अभी परसों किसी ने गालियाँ दी कि सनातन धर्म को रेडिकेट करना है, और उसको उसने मलेरिया और डेंगू और कोविड से किया। मुझे लगता है कि जो सियासतदान उनके साथ एसोसिएटेड हैं, या ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए बंदे को, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बात को हम कहते हैं 100 ढंग से, लेकिन कि अफसोस कि हम उसे मुकर्रर नहीं कहते। वो नासमझी में वो करते हैं सितमगर की हिमायत, जो खुलकर सितमगर को सितमगर नहीं कहते। हमें तो सितमगर को खुल के कहना चाहिए कि आप गलत हो, और जो सही है उसको कहना चाहिए कि तुम सही हो। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुकुंद लाल शर्मा जी, जिनके साथ हमने जो है वो आज बात की, सरोवर टोल प्लाजा के मुद्दे पर बात की, स्मार्ट मीटर्स के मुद्दे पर बात की, इलेक्शंस के मुद्दे पर बात की, और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ हमारा जम्मू में जो है उसके ऊपर जो है वो आज हमने बात की। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप एटन न्यूज़ के साथ।